दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत कई बार बाहरी शक्तियों का गुलाम बन चुका है। लेकिन अगर किसी बाहरी शक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है या कहें कि लूटा है, तो निश्चित तौर पर वो अंग्रेज ही हैं। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनके लिए भारत पर राज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत के विशाल हिस्सों पर मुगलों का राज हुआ करता था। और मुगल उस दौर में कितने शक्तिशाली थे, इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई कोशिशों के बाद अफगान से लेकर मराठा और राजपूत तक उन्हें हरा नहीं पाए। लेकिन इसी दौर में जब अंग्रेजों ने भारत की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने मुगलों को भी अपना निशाना बना ही लिया, जिसके पीछे उनकी अच्छी खासी रणनीति भी थी, जो उस समय नई और इतनी प्रभावित साबित हुई कि कुछ दशकों के संघर्षों में मुगलों ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, आखिर अंग्रेजों की वो रणनीति क्या थी और मुगलों की वो कौन सी कमजोर नस थी जिसे पकड़कर अंग्रेज मुगलों से जीत गए? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ताकि आपको भी पता चले कि आखिर मसला क्या था। दोस्तों, ये समय था 16वीं सदी के आखिरी साल का, और उस वक्त भारत इतना संपन्न था कि दुनिया के उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत से ही प्राप्त होता था। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि पूरी दुनिया भारत को बड़े गौर से देख रही थी। देखा जाए तो सबकी नजरें भारत पर ही थीं। दोस्तों, उस वक्त ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त दिल्ली से तख्त पर अकबर महान का शासन हुआ करता था, और कहा यह भी जाता था कि अकबर अपने दौर में सबसे दौलतमंद बादशाह हुआ करते थे। लेकिन उसी दौर में अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में गृह युद्ध का माहौल चल रहा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन के दौरान ब्रिटेन की मुख्य इकोनॉमी कृषि पर ही निर्भर करती थी। लेकिन युद्ध और बर्बादी के दौरान इस वक्त ब्रिटेन दुनिया के उत्पादन का 3 से 4% ही कर पा रहा था। उसी दौर में पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को सत्ता संघर्ष में काफी पीछे छोड़ चुके थे, और माहौल ये था कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर किसी तरह अपना काम चलाकर खुश हो जाया करते थे। उसी समय एक ब्रिटिश नाविक को दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री यात्रा के दौरान भारत की समृद्धि के विषय में पता चला। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में 200 ब्रिटिश व्यापारी एक नई कंपनी बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात भारत की करें। अब तक अकबर मर गया था, जहांगीर को मुगलिया बादशाह बना दिया जाता है, और इसी के साथ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी व्यापारी जहाज के साथ भारत आते हैं और भारत में नई कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की घोषणा करते हैं। अपने इसी व्यापारी चोले को पहने कैप्टन विलियम हॉकिंस और उनके साथ थॉमस रोब जहांगीर के दरबार में पहुंचे और जहांगीर को अपने खूबसूरत और महंगे उपहारों, फायदेमंद व्यापारी समझौतों का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन उस वक्त डच और पुर्तगाली दबाव के कारण जहांगीर पहले तो ये प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज लगातार इसमें और बेहतर डील जोड़ते गए। बादशाह को लगातार प्रस्ताव भेजते रहे और एक वक्त बाद जहांगीर व्यापार करने की रॉयल परमिशन दे देते हैं। सूरत, पटना, मुंबई और मद्रास, इन जैसी जगहों पर अंग्रेज अपनी कंपनियां स्थापित करने में व्यस्त हो जाते हैं। ये फैक्ट्रियों लगभग सभी को आकर्षित करना शुरू कर देती हैं। कई भारतीय व्यापारियों ने इन फैक्ट्रियों से जुड़ना शुरू कर दिया। अपने व्यापार को फैलता हुआ देख अंग्रेजों का लालच और बढ़ जाता है, और वो सत्ता को हथियाने के लिए मुगलों के खिलाफ सन 1686 में जंग छेड़ देते हैं। इसमें उन्हें मुगलों से करारी हार का सामना करना पड़ता है, और शायद ये हार थी कि अंग्रेजों का दिमाग खुल गया। इन्हें अब नई तकनीकी पर काम करना था, जो रणनीति थी फूट डालो और राज करो। इस युद्ध के बाद उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी और आगे ऐसी कोई हरकत न करने का वादा भी किया। दरबार से उन्हें कुछ जुर्माना लगाकर दोबारा से व्यापार करने के लिए छोड़ दिया गया, और यही माफी मुगलों के खात्मे की एक अहम वजह बनती है। दोस्तों, उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारियों के अलावा कई
स्वतंत्र व्यापारी भी इस इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही व्यापार अधिकार हासिल करने के लिए जो अंग्रेजों के पास थे उनसे कहे। जब यह खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोसिया चाइल्ड के क्रोध की सीमा न रही। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जोसिया चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीबोगरीब नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारियों को कहा कि वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता काट दें और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट लें। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भी भारत भिजवा दी और उन्हें निर्देश दिए कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर लें। दोस्तों, सन 1707 में औरंगजेब की मौत ने मुगलों को अपनों से ही लड़ना शुरू करवा दिया। कई लोग सल्तनत के बादशाह बनने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई और संघर्ष के दौरान कई कमजोर शासक बादशाह बनकर मुगलों की ही शक्ति को कम करने लगते हैं और यहीं पर अंग्रेजों को अपने लिए एक मौका दिखाई देता है। 1717 में मुगल बादशाह एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। अंग्रेजों को वे फरमान में कुछ रकम की फीस में साल भर बिना लगान लगाए व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। इसी दौरान पारसिया का बादशाह भारत पर आक्रमण करता है और ये आक्रमण इतना अचानक होता है कि पर्सन की सेना आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाती है। परिस्थिति कठिन हो जाती है तो मुगल बादशाह 1700 करोड़ रुपए, कई महंगे स्टोन और पेकॉक स्टोन देकर किसी तरह से दिल्ली को बचा लेते हैं। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल कमजोर पड़ जाते हैं। इसी बीच बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपने तख्त से हटाने के लिए वो युद्ध छेड़ देते हैं। अंग्रेजों के लिए जंग कठिन होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज उन्हीं के सेनापति जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया। 1764 के बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल के नवाब शाह आलम सेकंड की एकल सेना को हरा देते हैं। निजाम और मराठों के साथ ही अंग्रेज ऐसी ही नीतियों का इस्तेमाल करके पहले उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर उन्हीं की कमजोर हो चुकी सेना पर आक्रमण करके उस रियासत के सभी अधिकारों को अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं। अंग्रेजों ने 18वीं सदी में खुद को सिर्फ कृषि तक नहीं रखा, वो काफी बड़े हिस्से के व्यापार और जमीन के इस्तेमाल पर लगने वाले टैक्स की कमाई करके अमीर बनते रहे। इसके लिए कई भारतीय जमींदारों को अंग्रेजों ने अपना खास बना लिया। एजुकेशन पॉलिसी के कारण भी देश के कई समाज सुधारक अंग्रेजों से काफी प्रभावित हो चुके थे, जो अंग्रेजों का साथ देने लगे। यही कारण था कि 1857 की क्रांति के दौरान भी अंग्रेजों को बहुत जमींदार और लोगों का साथ प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेजों के जीत की बड़ी वजह बने। इस क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया गया और उनके सभी बेटों को बड़ी क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत की भी बात होती है। 21 सितंबर के दिन अंग्रेज हुक्मरान के हाथों उनकी गिरफ्तारी के लिए इस तारीख को इतिहास में दर्ज किया गया। कहने को तो ये 1837 में बादशाह बनाए गए, लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। 1857 में क्रांति की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान किया। लेकिन 82 वर्ष के बूढ़े बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी गई ये लड़ाई कुछ दिन ही चली और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली।
बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को नाम मात्र की बादशाह की उपाधि दी गई थी। 1837 के सितंबर में पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद वो गद्दी पर बैठे। अकबर शाह द्वितीय कवि हृदय जफर को सदियों से चला आ रहा मुगलों का शासन नहीं सौंपना चाहते थे। बहादुर शाह जफर का शासनकाल आते आते वैसे भी दिल्ली सल्तनत के पास राज करने के लिए सिर्फ दिल्ली यानी कि शाहजहांबाद ही बचा रह गया था। बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही 7 नवंबर 1862 को सुबह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही श्वेडागोन पैगोडा के नजदीक दफना दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी कब्र के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी गई और कब्र को पत्तों से ढक दिया गया। ब्रिटिश 4 दशक से हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगलों के आखिरी बादशाह के अंतिम संस्कार को ज्यादा तामझाम नहीं देना चाहते थे। वैसे भी बर्मा के मुस्लिमों के लिए ये किसी बादशाह की मौत नहीं बल्कि एक आम मौत भर थी। दोस्तों, इस तरह से मुगल और मुगल साम्राज्य दोनों का अंत हो जाता है। मुगलों के खात्मे के बारे में आप समझ चुके होंगे, लेकिन अंग्रेजों को इस पूरी कहानी में देखें तो वो इतनी दूरी से आए थे और उनके लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। उसके बावजूद इन्होंने जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए मुगल बादशाहों और उनके रियासतों के राजाओं को पराजित किया, वो उनको गहरी कूटनीति और व्यापारिक सूझबूझ को दिखाती है। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।